हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आपका अपने रस्टी फॉर ऑल एग्ज़ाम में। आपके लिए हम एक प्रोग्राम लाए हुए हैं, 10 मिनट्स जीके जीएस प्रोग्राम। इसमें हम आपके लिए ऐसी चीज़ें करवाने वाले हैं जो आपको आसानी से बहुत सी चीज़ें तैयार करवाएगी और 10 मिनट में आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। आप अपने जीएस चाहे किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हों, आप इसके माध्यम से अपनी तैयारी को आसान बना सकते हैं। आप इससे जुड़िए और देखिए और समझिए कि हम लोग कैसे आपके लिए चीज़ें आसान कर रहे हैं। और आप अगर इससे जुड़ जाते हैं तो आपके लिए बहुत जल्दी से जीएस आसान हो जाएगी तैयार करना। तो चलिए, आज हम अपना 10 मिनट का प्रोग्राम जो शुरू कर रहे हैं वो आज क्या है कि भारतीय इतिहास से शुरू होने वाला है। और आज इसमें हम एक आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं जो हिस्ट्री का प्रारंभिक इतिहास है। प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम आपके लिए चर्चा करने वाले हैं और इसको 10 मिनट में समझेंगे कि क्या है इसके बारे में, क्या है चर्चा। और इसको समझने के बाद आपके दिमाग की सारी चीज़ें कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी। जो आपके प्री हिस्ट्री से लेके जो भी डाउट्स रहते हैं वो सब क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और क्या है ये प्रागैतिहासिक काल। सबसे पहले दोस्तों समझ लेते हैं कि प्रागैतिहासिक काल इतिहास कितने भागों में बटा हुआ है, तो उसको समझ लें। तो इतिहास जो है वो बेसिकली 3 भागों में बांटा जाता है: ऐतिहासिक, आद्यऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक। यानी सबसे पहले प्रागैतिहासिक को देखते हैं, ये पहला भाग होता है। दूसरा होता है आद्यऐतिहासिक और तीसरा होता है ऐतिहासिक। तो इस तरीके से हम देखते हैं दोस्तों। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो प्रागैतिहासिक यानी पहले हमारे टॉपिक के बारे में है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और इसके बारे में विशेषताएं क्या हैं, तो इसके बारे में सबसे बड़ी बात है कि कोई लिखित साक्ष्य हमें उपलब्ध नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि इसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य नहीं है जिससे हमें पता चल सके कि इसके बारे में क्या क्या है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती थी, क्या थी। फिर भी हमारे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया और पुरातात्विक खुदाई अवशेषों के माध्यम से इसके बारे में बहुत सी चीज़ें हमें आज पता चलती हैं। तो इस कहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हम उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से कुछ पत्थर के औजार मिले, मिट्टी के बर्तन मिले, कलाकृतियाँ, धातु के उपकरण मिले, जिससे कुछ हमने अंदाज़ा लगाया कि यहाँ क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी। और इसको हमने इसी आधार पर कई भागों में बांटा और देखा कि ये कई भागों में है कि इसको फिर कई भागों में बांटा। तो देखा कि पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल और लोह युग, इस तरीके से हमने कुछ डिवीज़न किए। तो पुरापाषाण काल में जब बांटा तो उसमें देखा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पुरापाषाण काल के बारे में चीज़ें बताती हैं कि इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें रही थी। तो बातें करते हैं कि क्या क्या हमें पुरापाषाण काल के बारे में मिलता है देखने के लिए। तो चर्चा करते हैं कि सबसे पहली बात है कि इस समय लोग शिकार पे अपना ज़िंदा रहते थे, शिकार करके अपना पेट पालते थे, अपना पेट भरते थे और जानवरों का शिकार भी करते थे, कंदमूल फल भी खाते थे जो जंगलों से उनको पेड़ पौधों से प्राप्त होते थे। इसके अलावा यहाँ भाषा और संचार के बारे में बहुत कम जानकारियाँ प्राप्त होती हैं कि भाषा कैसी थी, क्या थी, उसके बारे में भी ज़्यादा जानकारियाँ नहीं हैं। इसके अलावा देखें तो इसको सबसे पहले मद्रास में एक पलवरम जगह है, वहाँ पे रॉबर्ट्स ब्रुस फुट को पुरापाषाण काल का एक हस्त कुठार मिला, जहाँ से चर्चा शुरू हुई कि यहाँ पे कुछ प्राचीन कालीन कुछ चीज़ें रही होंगी। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे राख की वजह से यहाँ आग की खोज पुरापाषाण काल में ही मानी जाती है कि यहाँ आग की खोज हो गई थी, इसलिए लोगों के द्वारा यहाँ पे आग का इस्तेमाल किया जाता था अपने लिए। इसके अलावा ये कहाँ चीज़ें इसके बारे में चर्चा मिली है पुरापाषाण काल के बारे में, तो हमने देखते हैं कि उत्तर पश्चिम में जो सोन घाटी है वहाँ पे ऐसी चीज़ें मिली। पोटवार पठार है, शिवालिक पहाड़ियाँ हैं जहाँ, उसके अलावा भीमबेटका मध्य प्रदेश में जहाँ पे कई चित्रों की गुफाओं में कई चित्रों का एक वो मिला है, हमें दीवालों पर चित्र मिले हैं। तो भीमबेटका सबसे पहले हम मानते हैं कि चित्रकला के बारे में हमें बताती है। इसके अलावा आदमगढ़ पहाड़ियाँ भी हमें नर्मदा घाटी में देखने को मिलती हैं। इन सब चीज़ों से पता चलता है कि यहाँ कि पहले मानव जाति रहती होगी और आदिम मानव जाति इसको बोला जाता था। फिर आगे चलते हुए हमें पता चला कि इस मध्य पाषाण काल के बारे में जब जाने इसमें क्या क्या चीज़ें थी, तो भोजन जो था वो शिकार पे ही निर्भर था उस टाइम भी, और छोटे छोटे जानवर और मछलियों को हम लोग खाते थे, जानवर मतलब को मार कर खाते थे लोग। इसके अलावा कंदमूल फल का इस्तेमाल भी करते थे। इसके साथ ही अब शिकार के लिए तीर धनुष का इस्तेमाल किया जाने लगा था, छोटे फलक यानी औजार बनाने लगे थे लोग, क्वार्टजाइट और इसके अलावा अस्थि से निर्मित उपकरण थे जो हथियार थे, उनसे चीज़ों को उनसे हथियार बनाकर शिकार किए जाते थे छोटे छोटे जानवरों के, मछलियों के। तो यहाँ पे कौन सी जगह जो फेमस हैं जो पूछी जाती हैं वो सराय नाहर और महदाह है। सराय नाहर और महदाह से हमें पता चलता है कि ये मध्य पाषाण कालीन स्थल है। इसके अलावा ये मध्य पाषाण काल जो है वो सबसे फेमस इसीलिए है कि यहाँ पशुओं को पालतू बनाया जाने लगा था। इसके अलावा कृषि का थोड़ा इस प्रारंभ यहाँ पे शुरू हो गया था। तो आपको अगर पूछ सकता है कि पशुओं का पालन और कृषि की शुरुआत तो है, तो आदमगढ़ और बागौर से हमें कृषि के साक्ष्य मिलते हैं कि यहाँ से शुरुआत हो गई थी। इसके अलावा गुजरात, यूपी, एमपी, राजस्थान और बिहार से भी कुछ साक्ष्य हमें इसके बारे में मिलते हैं। आगे चर्चा करते हैं कि नवपाषाण काल में क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे कैसे हमारा यहाँ पे मानव जाति का विकास हुआ। तो यहाँ पे कृषि, सबसे बड़ी बात है कि कृषि उन्नत अवस्था में हो चुकी थी, पशुपालन दूसरे स्तर पर आ गया था, लेकिन सुचारू रूप से ये भी चल रहा था। इसके अलावा यहाँ पे आग की खोज होने के साथ साथ यहाँ पे हमें कई साक्ष्य मिलते हैं जिससे पता चलता है कि यहाँ पे और चीज़ें बेहतर हो चुकी थी, परिवहन, खेती, जानवरों को पालना, ये सब चीज़ें शुरुआत हो गई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले प्राचीन जो साक्ष्य मिलते हैं वो चावल के मिलते हैं। कहाँ से मिले हैं वो लोहारादेव यूपी से हमको मिलते हैं।
तो लोहरादेव, अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि कौन से सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जहाँ से हमें अनाज के बारे में पता चलता है, तो लोहरादेव आपको लगाना है। इसके अलावा पूछता है कि गेहूं के उपकरण कहाँ मिलते हैं, या मान लीजिए लोहरादेव नहीं है तो आप क्या लगाएंगे, तो मेहरगढ़ आप ये लगाना है आपको कि मेहरगढ़ प्राचीनतम साक्ष्य हमें अनाज के बारे में पता चलते हैं। इसके अलावा एक गुफरकाल भी है जहाँ से कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं एक साथ। तो इसके इस तरह हमने देखा पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण के बारे में हम जानते हैं। इसके बाद हमें जो समय पता चलता है कि वो ताम्रपाषाण काल का है, जिसमें तांबे और पत्थर का यूज़ करते थे। इन दोनों का एक साथ इस्तेमाल होने की वजह से इस समय को ताम्रपाषाणिक काल बोला गया, जिसको इंग्लिश में कैल्कोलिथिक पीरियड भी बोलते हैं, जिसका पीरियड है 4000 BC से 1500 BC के बीच में। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे कैसे हुई, वो उसके बारे में बात करें तो इसमें देखने को मिलता है कि इसमें जो है कि धातु को गलाकर उपकरण बनाने लगे थे लोग। नदियों और नहरों के किनारे संस्कृति विकसित होने लगी थी, जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा नदियों के पास लोग रहने लगे थे। इसमें एक फेमस जगह है पेयमपल्ली, तमिलनाडु, जहाँ से काल की इस काल की कई वस्तुएं हमें मिलती हैं देखने के लिए। तो इन सब बातों के साथ इसी ताम्रपाषाणिक युग में ही हमको हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी सुनने को या जानने को मिलता है। उसके बारे में चर्चा करेंगे किसी अगली वीडियो में। तब तक हम जानते हैं कि ताम्रपाषाणिक काल में या क्या क्या चीज़ें और हुई, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे देख रहे हैं कि लोह युग में भी कुछ कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, वो क्या थी। तो लोह युग में और चीज़ें जान लेते हैं कि आर्यों का आगमन हो रहा था। लोह युग बेसिकली 1500 BC से 600 BC के बीच की कहानी है ये। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो एक तो आर्यों का आगमन हुआ और वैदिक काल का पीरियड चल रहा था। उसके बाद उत्तर वैदिक काल आया, उसमें लोहे की खोज हुई, और लोहे की खोज के बाद हमारी जो है जगह, मतलब जो जनपद थे हमारे, उनका विकास हुआ, और उससे 16 महाजनपदों का विकास हुआ। तो हम जानते हैं कि 16 महाजनपद हमारे जो हम सुनने को पढ़ने को देखते हैं, वो इसी समय शुरुआत हुई। तो इस समय कई महापाषाणिक समाधियाँ भी हमको मिली दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में, मौस्की, नागार्जुन कोंडा, इन सब जगह पे हमें महापाषाणिक समाधियाँ मिली। इसमें क्या था कि पत्थरों को चारों तरफ से समाधि के, मतलब एक लाश को, एक शव को रख के उसके चारों तरफ पत्थर से समाधि बना दी जाती थी। तो इसी के लिए इसका नाम आने लगा कि महापाषाणिक समाधियाँ ये थीं। ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि मध्य पाषाण काल में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या रही थी। तो इसमें सूक्ष्म पाषाण औजार भी बनाए जाते थे, यानी छोटे छोटे स्तर पर औजार बनाने लगे, छोटे छोटे उपकरणों का यूज़ करके औजार बनाए जाते थे। इसीलिए इसके अलावा इसमें जैसे अस्थियों का यूज़ करके भी साक्ष्य हमें उपकरणों के साक्ष्य मिलते हैं। तो इन सब की वजह से मध्य पाषाण को हम फलक संस्कृति भी कहते हैं। तो कुछ चीज़ें और जानते हैं कि फलक संस्कृति के अलावा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी। तो भारत में मध्य पाषाण के विषय में सर्वप्रथम सबसे पहले हमें 1867-68 में पता चलता है, और लोहरादेव में चावल के साक्ष्य मिलने की वजह से यहाँ पे शुरुआत हुई कि अनाजों की हमें पहली बार यहाँ पे खोज हुई। इसके अलावा कोल्डेवा से भी हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं, भूसी के साक्ष्य मिले थे। तो इन सब बातों से पता चलता है कि मध्य पाषाण काल में भी लोग पशुपालन, कृषि और औजारों का इस्तेमाल करके अपना जीवन यापन शुरू करते थे, अच्छे से चलाते थे। इन्हीं सब बातों में और चीज़ें जाने कि कैसे कैसे किन लोगों ने इनका विकास किया। तो सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम ने इन सब पे चर्चा करी, और पुरातात्विक सर्वेक्षक इनको नियुक्त किया गया सबसे पहले 1861 में। तब से इनकी शुरुआत कि कैसे कैसे वहाँ पहले सामाजिक सभ्यता, मानव सभ्यता रही थी। इसके अलावा 1871 में जब पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का गठन हुआ, तो और चीज़ें क्यूरियोसिटी बढ़ी लोगों की, और जानना शुरू किया अंग्रेजों ने। और फिर इसके बाद हमारे यहाँ 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नाम से गठन किया गया, एक विभाग बनाया गया। इसके अलावा इसके पहले महानिदेशक जो बनाए गए वो जॉन मार्शल बनाए गए, और आज के समय में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है भारत में, वो भोपाल में बना हुआ है। तो इन सब बातों से हमें पता चलता है कि कौन से हमारे पीटी के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं और जीएस के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आगे अन्य और कौन सी चीज़ें हैं जो हमें एग्जाम के हिसाब से देखनी चाहिए, तो उन पर बात कर लेते हैं। उन पर बात करते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं। तो एक सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जीएस के लिए कि मेहरगढ़ से प्राचीनतम साक्ष्य मिले, जीवन के साक्ष्य मिले, और हड़प्पा सभ्यता से पहले के और हड़प्पा सभ्यता के बाद की चीज़ें भी हमें यहाँ से मिल जाती हैं, यहाँ पे अवशेष मिले हैं। इसके अलावा भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है वो हथनौरा, नर्मदापुरम या एमपी से हमें देखने को मिलता है। तो सर्वप्रथम मानव के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? मध्य प्रदेश से मिलते हैं। इसके अलावा होमो सेपियंस की उपस्थिति हमें प्रागैतिहासिक काल से के आसपास ही मिलती है, वहाँ से हमें पता चलता है कि मानव जो है उसकी पहली जो स्पीसीज थी वो होमो सेपियंस थी। इसके अलावा मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया, इसलिए इसी को ताम्रपाषाण बोला गया। इसके अलावा इसमें कुल्हाड़ी, सबसे पहला हथियार जो बनाया गया वो कुल्हाड़ी थी। तो ये आपको याद रखना कि पहला हथियार कौन सा था? कुल्हाड़ी थी, और होमो सेपियंस सबसे पहली प्रजाति है। इसके अलावा भारत का प्राचीनतम नगर मोहनजोदड़ो, जिसको मृतकों का टीला माना जाता है, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि सबसे प्राचीनतम नगर कौन सा है, तो ये है आपका। ऐसे ही खोजकर्ता के बारे में जाने तो बुर्ज होम के बारे में किसने खोज की? तो डी टेरा और पीटरसन ने की। और बुर्ज होम क्या है? तो यहाँ पे मानव और कुत्ते के एक साथ सब पाए गए, एक साथ दफनाए जाते थे, इसलिए ये फेमस है। इसके अलावा भीमबेटका की खोज जो 1957-58 में विष्णु धर बाकड़कर ने की थी, ये भी हमारे लिए फेमस हो जाते हैं कि किसने इनकी भीमबेटका की खोज सबसे पहले की थी। आगे चर्चा करें इसी में थोड़ा सा
तो ताम्र पाषाणिक संस्कृति के बारे में जान लेते हैं। और ताम्र पाषाणिक संस्कृति क्या है, तो मालवा संस्कृति, इसमें 4 प्रकार की छोटी छोटी संस्कृतियाँ भी अपनी उस टाइम उनका उद्भव हो रहा था। वो मतलब अपने चरम पर जारी थी, वहाँ पे अलग अलग प्रकार की संस्कृतियाँ पनपी हुई थी। तो कौन सी थी, तो उनकी बात करें तो मालवा संस्कृति, जोरवे संस्कृति, कायथा संस्कृति, आहार संस्कृति, ये थी। तो ये कहाँ थी, इनके एरिया की बात करें, जगह की बात करें तो एक दक्षिण पूर्व राजस्थान में हम देखते हैं। तो यहाँ पे कई जगह हैं जहाँ पे ये संस्कृति हमें देखने को मिलती है। जो कौन सी है, वो आहार संस्कृति, ओजियाना संस्कृति, गिलुंद और बालाथल और बागोर, ये कुछ जगह हैं जो दक्षिण पूर्व राजस्थान में कुछ ये संस्कृति का विकास हुआ। ऐसे दक्षिण पूर्वी राजस्थान भारत में देखें तो बिहार में कई जगह हैं, जैसे चिरांद, सेनुवार, सोनपुर, ताराडी, इन सब जगह पे भी हमें एक संस्कृतियाँ को विकास देखने को मिलता है। पूर्वी यूपी में खैराडी, नरहन, इन सब जगह देखने को मिलता है। पश्चिमी महाराष्ट्र में हमें देखते हैं अहमदनगर और पुणे में। तो इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश और देख लेते हैं, मालवा, कायथा, ऐरण और नवदा टोली, ये 4 जगह हैं। तो इन सब 4 संस्कृतियों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि कौन सी क्या क्या चीज़ रही हैं। तो इसमें सबसे पहली संस्कृति हमारी रहती है मालवा संस्कृति। तो मालवा संस्कृति के बारे में जानते हैं कि क्या था इसमें, इस पीरियड में क्या होता था। तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ से चरखा और तकलियों के प्रमाण मिले हैं। चरखा के प्रमाण सबसे पहले कहाँ से मिलते हैं, मालवा संस्कृति से हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे नवदा टोली जो जगह है वो फेमस है आपके लिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जानने वाली चीज़ है। तो एच डी संगालिया द्वारा इसका उत्खनन किया गया उसका। इसके अलावा यहाँ पे सर्वाधिक फसल के साक्ष्य भी हमें यहाँ नवदा टोली में देखने को मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश में है। सबसे बड़ा उत्खनित ग्रामीण स्थल भी है ये, और चौकोर और वृत्ताकार घरों के यहाँ पे साक्ष्य पाए गए। इसके अलावा कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि जोरवे संस्कृति के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है। तो जोरवे संस्कृति सबसे बड़ी बात है कि ये ग्रामीण संस्कृति थी, और सबसे बड़ा शहर दैमाबाद यहाँ का था, जो जोरवे संस्कृति का, जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखने को मिलता है। तो इसके अलावा यहाँ पे तांबे की वस्तुएं, तांबे के रथ, मनुष्य एवं सांड, गेंडा, हाथी की आकृतियाँ भी प्राप्त हुई हैं, यानी कि यहाँ पे इस तरीके की आकृतियाँ भी मिली हैं। यहाँ पे प्रमुख स्थल कौन से थे, तो दैमाबाद, नेवासा और जोरवे, ये 3-4 जगह ऐसी थी जहाँ पे हमें ये संस्कृति देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे दैमाबाद और इनाम गाँव, ये 2 जगह ऐसी थी जहाँ नगरीकरण की प्रक्रिया भी देखी गई, कि यहाँ नगरीकरण भी देखा गया। इसके अलावा यहाँ किलाबंद और खाई से घिरा हुआ ये इनाम गांव एक जगह थी, जो बहुत यहाँ पे क्या है कि यहाँ से मातृ देवी की प्रतिमा मिली और 5 कमरों का एक मकान मिला। तो ये ऐसा माना जाता है कि ये नगरीकरण का एक तरह से एग्जाम्पल था जोरवे संस्कृति का। इसके अलावा पुणे में चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव भी ये इस जगह पे स्थित थे। कायथा संस्कृति के बारे में जानते हैं। तो ये एक मालवा के एरिया में ही, मालवा के साथ क्या कहते हैं स्थान पर ही इसको भी देखा जाता है, मध्य प्रदेश के आसपास। तो कायथा मृदभांड पर प्राग हड़प्पोत्तर, यानी कि हड़प्पा से पहले, हड़प्पा और हड़प्पा के बाद की चीज़ें भी यहाँ संस्कृतियों का प्रभाव देखने को मिलता है कायथा संस्कृति पे। कायथा से स्टेटाइट और कार्नेलाइट के पत्थर के औजार भी हमें मिले हैं, हार भी मिले हैं। तो इस तरीके से देखा जाता है कि यहाँ पे अच्छा खासा एक डेवलपमेंट था मनकों का, या कारखाने स्थापित थे कि हार बनाए जाते थे, कुछ इंस्ट्रूमेंट या बर्तन बनाए जाते थे। इसके अलावा आहार संस्कृति की बात करें तो ये राजस्थान में थी। कहाँ थी, राजस्थान में थी। और राजस्थान में इसको सबसे आहार संस्कृति को ताम्बुवती भी बोला जाता है, जो तांबे वाली जगह थी, तो ताम्बुवती भी बोला जाता है इसको। और गिलिंद प्रमुख केंद्र था। तो यहाँ पे गिलिंद में क्या था कि फलक उद्योग के अवशेष मिलते हैं यहाँ, प्रस्तर फलक के, इसीलिए इसको ये जो गिलिंद जगह थी वो फेमस थी। पत्थर के घर बनाए जाते थे। इसके अलावा तांबे की कुल्हाड़ियाँ और चूड़ियाँ और चादरें भी यहाँ से मिली हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आहार संस्कृति को ताम्बुवती भी बोलते हैं, क्योंकि ये तांबा यहाँ पे हमें देखने को मिलता था। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को देखते हुए देखते हैं कि यहाँ पे जो संस्कृतियों का विकास हुआ, छोटी छोटी संस्कृतियाँ, वो भी देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है आज का। और आज के हमारे 10 मिनट के प्रोग्राम में आज इतना ही। अगले टॉपिक को लेके मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। तब तक अगले वीडियो मिलते हैं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।